हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हम नाइन्थ क्लास का साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 9। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, आनुवंशिकता। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा है, अब मेन है आनुवंशिक लक्षण। अब आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण को वंशागत लक्षण भी कहते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक अथवा वंशागत लक्षण कहलाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं अक्सर पेरेंट्स के समान होते हैं, तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो आनुवंशिक अथवा वंशागत लक्षण कहलाते हैं। कई बार देखा है जो पेरेंट्स को डिसीज़ होती है वो बच्चों को भी होती है, तो वो बीमारियां जो होती हैं आनुवंशिक बीमारियां कहलाती हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए। कई बार पूछा जाता है कि आनुवंशिकता के नियम किसने दिए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। मेंडल ने मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम पर अपने प्रयोग किए। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो पाइसम सैटाइवम। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो देखिए मटर कम समय में उगने वाला पौधा है। इसमें स्वपरागण, हमने पढ़ा था परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के लिए किसी जैसे वायु, जल, हवा इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, खुद हो जाता है। लेकिन परपरागण के लिए कीटों की, वायु की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किसी अन्य कारक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की क्षमता है, इसमें स्वपरागण होता है। तीसरी चीज़, इसकी अलग अलग लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, पूछा जाता है आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं, या फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। प्रभाविकता का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी अर्थात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो जैसे हमने दो विपरीत लक्षण लिए, एक लंबा पौधा जिसके जो है जीन है कैपिटल टी, और एक बौना पौधा लिया जिसके जीन है स्मॉल टी। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब दोनों के ही लक्षण प्राप्त हुए, हम ये कह सकते हैं संकर पौधे प्राप्त हुए। तो ये नियम हमारा क्या है, प्रभाविकता का नियम। यह नियम कहता है कि दो पौधों के बीच में क्रॉस कराने पर जो फर्स्ट जनरेशन में पौधे उत्पन्न होते हैं, जो लक्षण प्रकट करते हैं, वह प्रभावी लक्षण होता है। सेकंड नियम इन्होंने दिया पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। हमने पिछले में देखा था F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ, परंतु जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। पृथक होना मतलब अलग अलग हो जाते हैं, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक शुद्ध लंबा पौधा है जिसके जीन है कैपिटल टी, इसमें हमने क्रॉस कराया शुद्ध बौने पौधे से स्मॉल टी। तो क्या हुआ, जो F1 पीढ़ी थी इसमें दोनों के लक्षण आए और एक संकर पौधा बना कैपिटल टी मतलब सभी पौधे लंबे बने। अब उनमें हमने स्वपरागण कराया तो क्या हुआ, F2 पीढ़ी में कैपिटल
इस तरीके से हमारे पौधे बने, अर्थात लंबे और बौने पौधे स्पष्ट दिखाई देने लगे। अब हम इसमें देख रहे हैं कि अगर हम फिनोटाइप क्या होता है, बाहर से देखने पर ये दोनों संकर हैं, लेकिन बाहर से देखने पर तो लंबे दिखाई दे रहे हैं, वो तो हमें आगे पता चलेगा कि ये संकर हैं। तो ये हमारा हो गया 3 पौधे हमारे लंबे हैं, 1 बौना, तो हमारा फिनोटाइप हो गया 3:1। जबकि जीनोटाइप क्या हुआ, 1 शुद्ध लंबा है और 2 संकर लंबे हैं और 1 बौना, अर्थात 1:2:1। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उनका फिनोटाइप क्या है अथवा जीनोटाइप क्या है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या त्रिसंकरण क्रॉस। जब 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है, लेकिन F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। अतः इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? क्योंकि इसमें जो भी लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में F2 पीढ़ी में पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने लगते हैं। जैसे आप देखिए, गोल पीले पर जुड़ीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज वाले होते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर गोल पीले, गोल हरे, छुरीदार पीले व जुड़ीदार हरे बीज वाले पौधे क्रमशः 9:3:3 में प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, इस थ्योरी को अब हम आगे समझेंगे। देखिए, ये मैंने बनाया है गोल पीले, जिसके जीन्स होते हैं कैपिटल गोल अर्थात राउंड गोल, तो कैपिटल आर, पीले के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। गोल हरे स्मॉल आर और हरे के लिए स्मॉल वाई। मतलब ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को हमेशा कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं और अप्रभावी को स्मॉल लेटर से। जब हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, दोनों ही लक्षण आए, अर्थात कैपिटल आर इसका आया, स्मॉल आर इसका आया, कैपिटल वाई इसका आया, स्मॉल वाई इसका आया। लेकिन लक्षण जो प्रकट हुआ वो हमारा प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ, अर्थात सभी जो पौधे थे गोल पीले बीज वाले बने। अब जब हमने इसमें स्वपरागण कराया तो क्या हुआ, हमारा रेशियो प्राप्त हुआ गोल पीले, गोल हरे, झुरीदार पीले व झुरीदार हरा 9:3:1 में प्राप्त हुए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बनाया कैसे वो मैंने आपको दिखाया। जैसे कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर को मैंने सबसे पहले बाई से किया, तो आर और बाई यहाँ लिख दिया। फिर कैपिटल आर को मैंने स्मॉल वाई से किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दिया। फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से किया और स्मॉल आर को स्मॉल वाई से किया। ये मैंने कलर के द्वारा दिखा दिया है ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। पहले आप ये चारों लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, बनाने में इसकी गलती हो जाती है। ये चारों आपने लिख लिए तो उसी क्रम में जैसे ये लिखे थे वैसे ही आपने ये लिख लिए। अब देखिए इसको, अब हमने पहले इसका इससे कराया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसी का इससे कराया और फिर इसका इससे कराया। फिर हम नीचे आए, इसका इससे कराया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नाम देते समय हम देखेंगे, देखिए दोनों कैपिटल आर हैं, अर्थात रंग हो गया, क्या हुआ, आकार हमारा गोल, और कैपिटल वाई है इसलिए पीला। ये भी गोल और ये पीला जो है, देखिए हमने एक देखा था प्रभावी लक्षण क्या होता है, संकर वाली कंडीशन में भी उत्पन्न होता है, तो इसमें भी पीला हो गया। इसमें गोल और पीला। मीन से यह है अप्रभावी लक्षण तब प्रकट होगा जब दोनों ही, मतलब प्रभावी लक्षण जब प्रकट होगा जब दोनों कैपिटल हो या एक कैपिटल एक स्मॉल हो, और अप्रभावी लक्षण जब प्रकट होगा जब दोनों स्मॉल हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दोनों आर स्मॉल बने, तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रभावी लक्षण हो गया। यहाँ दोनों स्मॉल बने इसलिए अप्रभावी झुर्रीदार। ठीक है, अब झुर्रीदार हरे के लिए देखिए दोनों स्मॉल बनेंगे तब दोनों वाई स्मॉल है इसलिए हमारा झुर्रीदार हुआ। इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया पहले इस तरीके से कीजिए और उसके बाद लिख के फिर इसका इससे और इसका इससे कीजिए। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। जब 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हमने कराया था लंबे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया था
तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए, तो मीन्स प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? लंबे होने का, और अप्रभावी लक्षण बौने होने का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण या क्रॉस से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब एक विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं, जैसे लंबे व बौने पौधों के बीच संकरण। जब दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, जैसे गोल पीले व जुड़ीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच संकरण। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।